Hello students, today our topic is SAARC, the South Asian Association for Regional Cooperation. This is our third video from third unit. So आज हम SAARC के बारे में बात करेंगे. इसकी फुल फॉर्म एग्ज़ाम में आती है फर्स्ट, और बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं. साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर की जगह ऑफ लिख देते हैं, जिससे कि सवाल गलत हो जाता है. तो आपको याद रखना है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है. उसके बाद हम देखते हैं कि सार्क इस्टेब्लिश कब होता है. 1985 में सार्क इस्टेब्लिश होता है. ढाका बांग्लादेश में जाकर इसका चार्टर साइन करता है. अब जैसा कि आपको पता है साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात हो रही है, तो इंडिया और इंडिया के आसपास की जो भी कंट्रीज़ हैं वो सारी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं. तो जो सार्क है, सार्क के अंदर 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो उसकी मेंबर्स हैं. ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रीजनल पीस इस्टेब्लिश करना चाहती हैं. तो इसके अंदर अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ये 8 मेंबर्स हैं. द सार्क सेक्रेटेरिएट इज़ बेस्ड इन काठमांडू, नेपाल. सो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं सार्क के. तो ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ. सबसे पहले ये वेलफेयर करना चाहते हैं साउथ एशियन लोगों का, और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करना चाहते हैं. उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ. ये हर एक रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम होता है इकोनॉमिक ग्रोथ करना. दूसरा सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन दिस रीजन. एंड लास्ट टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया. सेल्फ रिलायंस यहाँ पे मतलब है कि हम मिलकर के एक ऐसा इकोनॉमिक एरिना क्रिएट करें जिससे कि हम दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दें, सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़े. तो ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं सार्क के. इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सार्क ने साइन करी, सार्क कंट्रीज ने साइन करी, एक एग्रीमेंट साइन किया जिसे हम बोलते हैं साफ्टा. साफ्टा मीन्स साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. साफ्टा 2004 में साइन किया गया और 2006 में 1 जनवरी 2006 में ये इफेक्ट में आया. साफ्टा क्या था? बेसिकली सार्क मेंबर्स साइंड द साफ्टा विच प्रोमिस्ड द फॉर्मेशन ऑफ फ्री ट्रेड जोन. सिंपल, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था फ्री ट्रेड जोन बनाया जाए फॉर द होल ऑफ साउथ एशिया. ये एग्रीमेंट 2004 में साइन होता है और इफेक्ट में आता है 1 जनवरी 2006 में. साफ्टा आगे जाकर के एम्स एट लोअरिंग ट्रेड टैरिफ बाय 20% बाय 2007 तक इन्होंने अपना ट्रेड टैरिफ 20% कम कर लिया था. नाउ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लिमिटेशन ऑफ सार्क. लिमिटेशंस ऑफ सार्क में बेसिकली हम ये देखेंगे कि जो सार्क एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. कंट्रीज़ मिल रही हैं आपस में एक दूसरे के डेवलपमेंट के लिए, पर ये जो दूसरी अदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका मुकाबला क्यों नहीं कर पा रही है, उनके मुकाबले में ये इतनी बेहतर क्यों नहीं है. जैसे हम देखते हैं आसियान है या यूरोपियन यूनियन है या ब्रिक्स है, जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मुकाबले में सार्क उनको कंपटीशन क्यों नहीं दे पा रही. तो उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है जो उसकी लिमिटेशन है साफ्टा. जो इंडिया की नाइबरिंग कंट्रीज़ हैं वो ये समझती हैं कि इंडिया उनके कंट्री में इन्वेड कर सकता है. तो सम ऑफ द आवर नाइबर्स फियर, उन्हें इस बात का डर है. साफ्टा इज़ अ वे फॉर इंडिया टू इन्वेड देयर मार्केट and to influence their society and politics through commercial ventures and commercial presence in their countries. तो जो हमारी नाइबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको इस बात का डर है कि इंडिया थ्रू साफ्टा और थ्रू कमर्शियल बेनिफिट
वो इंडिया में हमारी कंट्री में इन्वेट कर सकता है। इंडिया के जो नेबर्स हैं उनको इस बात का डर है, वो उनकी कंट्री में इन्वेट कर सकता है, और उसके जो कमर्शियल वेंचर्स हैं और कमर्शियल प्रेजेंस है उससे उनकी सोसाइटी और पॉलिटिक्स दोनों को खतरा हो सकता है। सेकंड पॉइंट कहता है, उसकी एक बड़ी लिमिटेशन है, इंडिया थिंक्स दैट देयर आर रियल इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर ऑल from SAFTA and that a region that trade more freely will be able to cooperate better on political issues। तो इंडिया का इस पे ये व्यू है कि अगर साफ्टा रहेगा उससे बेनिफिट ये रहेगा कि एक फ्री जोन बनेगा इकोनॉमी के लिए, ट्रेड के लिए, और उससे सभी को कोऑपरेशन बेहतर होगा, यानी और हमारे जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो भी हमारे कोऑपरेशन के थ्रू सॉल्व हो जाएंगे। एंड थर्ड पॉइंट है, सम इन इंडिया, कुछ इंडिया के लोग ये समझते हैं कि साफ्टा और सार्क की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इंडिया के पहले से ही बायलैटरल एग्रीमेंट है इंडिया भूटान, नेपाल और श्रीलंका के साथ। सम इन इंडिया थिंक दैट साफ्टा इज नॉट वर्थ द ट्रबल सिंस इंडिया ऑलरेडी हैज बायलैटरल एग्रीमेंट विद भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका। एंड द लास्ट इसकी लिमिटेशन है, जो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस हैं वो हमेशा से बुरे रहे हैं, तो इस रीजन के अंदर अगर हमें यह इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना है तो इंडिया पाकिस्तान के पॉलिटिकल रिलेशन भी बेहतर होने चाहिए, जो कि हमेशा तनाव में रहते हैं, टेंशन रहती है दोनों के बीच में। तो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस सीम टू बी अ स्टोरी ऑफ एंडेमिक कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस। There have been a series of efforts to manage tension and build peace। बहुत सारे एफर्ट्स किए गए हैं इस टेंशन को ख़त्म करने के और पीस को इस्टेब्लिश करने के, बट ये एक बहुत बड़ी समस्या रही है सार्क के साथ में, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान कभी भी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहा है और उनके बीच में हमेशा पॉलिटिकल टेंशन रही है। तो ये सार्क की लिमिटेशंस थी, जिसको लेकर के सार्क दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के मुकाबले अभी भी पीछे है। अब नाउ हम दूसरी एक जो हमारे सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है ब्रिक्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। ब्रिक्स क्या है? बेसिकली बी से रिलेटेड है। बी इज ब्राज़ील, आर रशिया, आई इंडिया, सी चाइना एंड एस साउथ अफ्रीका। तो द टर्म ब्रिक्स रेफर्स टू ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका रिस्पेक्टिवली। ब्रिक्स वॉज फाउंडेड इन 2006 इन रशिया। चलो आपको इसकी फाउंडेशन पता चल गई। तो पहले जो ब्रिक्स आज हम बोलते हैं वो ब्रिक हुआ करता था, यानी कि उसमें साउथ अफ्रीका नहीं था, ठीक है। BRIC ओनली, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना था, ये 4 कंट्रीज थी। 5वीं कंट्री साउथ अफ्रीका 2009 में इंक्लूड होती है। तो ब्रिक्स आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ साउथ अफ्रीका इन इट्स फर्स्ट मीटिंग इन द ईयर 2009। तो 2006 में रशिया में ब्रिक बना, उसके बाद में ये ब्रिक्स बना 2009 में। तो आप यहाँ पे हम इसे वर्ल्ड मैप में एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, रशिया है सबसे ऊपर, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील। तो आपको इन तीनों की तो लोकेशन पता होगी, रशिया, चाइना और इंडिया की। साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील की लोकेशन नहीं पता होगी, क्योंकि ये थोड़े नए हैं हमारे सिलेबस के पर्पज से। तो आप इनकी लोकेशन ध्यान से देख लें, ये मैप में भी आ सकता है। नाउ तो इनके की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? CBSE ने अपने एक्स्ट्रा जो मटेरियल उन्होंने प्रोवाइड किया है उसमें बस इतना ही लिखा है ब्रिक्स के बारे में। हालांकि इससे बहुत कुछ ज़्यादा हम पढ़ सकते थे, बट जितना हमें मटेरियल प्रोवाइड किया गया है मैं उतना ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है अगर हम एग्जाम पर्पज से देखें। तो द की ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिक्स आर प्राइमरली टू कोऑपरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, कोऑपरेट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है एक दूसरे के इकोनॉमिक बेनिफिट्स को, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल पॉलिसीज ऑफ ईच नेशन,
एक दूसरे की इंटरनल पॉलिसीज़ के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं करना है और एक दूसरे की म्यूचुअल इक्वलिटी को बढ़ावा देना है। ये दो ऑब्जेक्टिव हो गए, पहला इकोनॉमिक और दूसरा एक दूसरे की इंटरनल पॉलिसीज़ में कोई इंटरफेयर ना करना। नेक्स्ट, इसमें जो लास्ट इसकी वो थी लाइन, द 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स concluded in Brazil in 2019, ठीक है, चेयर्ड बाय ब्राजीलियन प्रेसिडेंट जैर बोल्सोनारो। ये बेसिक एक फैक्ट है जो आपको याद करना है कि उसकी जो अभी रिसेंट समिट हुई है, कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके बारे में 11th कॉन्फ्रेंस हुई है ब्रिक्स की 2019 में, और उसको चेयर्ड किया ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जैर बोल्सोनारो, ठीक है। सो ये दो ऑर्गेनाइजेशन थी जिनके बारे में हमने आज पढ़ा। आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो आप उससे पूछ सकते हैं, प्रेजेंट लगाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।